नेक्स्ट आर्टिकल इज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम। तो जैसा कि हमने पहले डिस्क्राइब किया था कि डायनेमिक और स्टैटिक सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं। तो डायनेमिक सिस्टम होता है जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं और विद इन दी कंपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं। और हमने मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के बारे में भी डिस्कस किया था कि जिस मैक्रोस्टेट की मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे पार्टिकल हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट डिक्रीजेज वेरी रैपिडली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है तो उस केस में पार्टिकल ज़्यादातर जो है अपनी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में रहता है और उसकी डेविएशन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट से हमारे पास जो है डिक्रीज़ करती है। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा ही हमारे पास चांस रहते हैं कि वो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में हमारे पास रहे। एज ए रिजल्ट वी कंक्लूड दैट फॉर ए डायनेमिक सिस्टम द डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज़ हाईली इम्प्रोबेबल। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को छोड़ के जो बाकी मैक्रोस्टेट्स हैं उनमें पार्टिकल की जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए बाकी स्टेट्स हाईली इम्प्रोबेबल होती है और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। दैट इज़ अप्रिशिएबल डेविएशन रेयरली अकर्स। तो इसलिए जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है उससे डेविएशन होने के चांस जो है कम होते हैं या बाकी मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कम होती है। सो फॉर मेजोरिटी ऑफ टाइम द सिस्टम स्टे इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे पास सिस्टम है वो अपनी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में रहता है। बोलते हैं अगर हम ऐसे सिस्टम को डिस्टर्ब करें तो डिस्टर्ब करने के बाद भी वो सिस्टम जो है अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की तरफ जो है मूव करता है, या मतलब उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन द डिस्टर्ब स्टेट इज़ वेरी स्मॉल। दो हमने डिस्टर्बेंस दी उसको, तो डिस्टर्बेंस देने पे जो हमारे पास स्टेट बनेगी उस स्टेट में सिस्टम के रहने के चांस कम होते हैं, जबकि सिस्टम प्रेफर करता है अपनी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में रहने की। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बिहेव एज अ इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इसलिए हम इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। जैसे कोई भी सिस्टम है हमारे पास वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना प्रेफर करता है। जैसे हम उस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्बेंस के बाद अगेन वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है। तो जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस किया हुआ था, तो जब हम उसको ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशन देते हैं, तो ऑसिलेशंस के बाद उसकी मीन पोजीशन होती है जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलती है, वो लास्ट में उसी स्टेट में जाके जो है रेस्ट में हमारे पास आता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे पास हर एक सिस्टम जो है अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं उसमें रहना प्रेफर करता है। इट मीन्स दैट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इन जनरल रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो इसलिए बहुत सारी जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की प्रॉपर्टीज़। इक्विलिब्रियम स्टेट में उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। टाइम स्पेंट बाई ए डायनेमिक सिस्टम इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट। तो जो हमारे पास डायनेमिक सिस्टम होता है वो अपनी किसी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में कितना टाइम वो स्पेंड करता है ये डिपेंड करता है कि उस मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट है। अगर उस मैक्रोस्टेट में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब कि जो सिस्टम है वो उस वाली मैक्रोस्टेट में रहना प्रेफर करता है जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास जो है ज़्यादा होती है। तो
हम क्या बोलेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी अगर उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज़्यादा होंगी। अगर हमारे पास किसी सिस्टम में कम पार्टिकल हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में हमारे पास बाकी स्टेट्स की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है उसके कंपेरेबल हमारे पास होती है, मतलब बहुत कम नहीं होती। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर मैक्रोस्टेट्स अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट इज आल्सो नियरली सेम। तो बाकी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी भी होगी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे पास जैसा बहुत सारे पार्टिकल होते थे तो उस केस में मैक्स मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती थी उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती थी और सिस्टम जो है उस स्टेट में रहना ज़्यादा प्रेफर करता था। लेकिन इसके उल्टा है, अगर सिस्टम जो है स्मॉल पार्टिकल्स का है तो उस केस में जो हमारे पास सिस्टम है वो अपनी जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें रहने के चांस भी उसके कंपेरेबल हमारे पास होते हैं, इक्वल। हम कह सकते हैं कि थोड़े से चांस होते हैं कि वो बाकी स्टेट्स में भी वो रहेगा अगर पार्टिकल थोड़े हैं। तो उस केस में हम यही बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में रहने के सिस्टम के जो चांस हैं या प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल या ज़्यादा हमारे पास होगी। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में उस केस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, बाकी स्टेट में होने की भी प्रोबेबिलिटी सिस्टम की होगी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल उस सिस्टम के स्मॉल हैं। और फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस केस में अगर बाकी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी भी है तो उस केस में हम जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जिसमें सिस्टम ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। अगर हम उसको डिस्टर्ब भी करें तो दोबारा से वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल होंगे तो वो बाकी स्टेट्स में भी हमारे पास कंपेरेबली जाएगा, तो बाकी स्टेट्स की भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो उस केस में हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बोल सकते। तो इक्विलिब्रियम स्टेट उसको हम तब बोलते अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। अगर सिस्टम के में पार्टिकल कम हैं तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं हो सकती। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का कंसेप्ट ऐसे सिस्टम को यूज़ करते हैं जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, क्योंकि अगर उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो उससे एसोसिएटेड हमारे पास एक मैक्रोस्टेट ऐसी होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसको हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट या स्टेट बोलेंगे। और उस केस में हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी कह सकते हैं। तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल को हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है वो हमारे पास वो भी होता है, जैसे किसी गैस कंटेनर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस। तो ये आर्टिकल भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि हमने एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को के कंपार्टमेंट में डालना है। ये हमने पहले भी किया हुआ इस तरह का आर्टिकल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। वहाँ पे हम वहाँ पे क्या करते थे कि के कंपार्टमेंट ले लेते थे और उनमें एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल डालते थे, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ए बी सी डी, मतलब हम उनके नाम देते हैं, इसका मतलब कि हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ऐसे एन पार्टिकल अगर हम के कंपार्टमेंट में डालें, तो पहले तो हमने डाले थे के कंपार्टमेंट में, हमने ये बोला था कि जो कंपार्टमेंट हैं उनका जो साइज़ है वो इक्वल है। मतलब जैसे हमने दो कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल डाले, दो कंपार्टमेंट में तीन पार्टिकल डाले, दो कंपार्टमेंट में चार पार्टिकल डाले,
और 2 कंपार्टमेंट में n पार्टिकल डाले। लेकिन हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों कंपार्टमेंट जो हैं वो इक्वल साइज़ के हैं, इनका जो साइज़ है वो बराबर है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास जो कंपार्टमेंट हैं उनका साइज़ अनइक्वल हो अगर, तो जैसा यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हैं कि N1 पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में है, N2 पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में है, N3 पार्टिकल तीसरे में है, N4 चौथे में, N5 पाँचवें में, N6 छठे में, N7, तो इस तरह से हमारे पास N के मतलब K कंपार्टमेंट हैं और जितने भी कंपार्टमेंट हैं सभी का साइज़ छोटा बड़ा है। ये देखो N7 और N6 में आप डिफरेंस देख सकते हैं, N7 बड़ा है और N6 छोटा है। उस तरह से N1 और N2 भी छोटे बड़े हैं हमारे पास। तो जब अनइक्वल साइज़ के हमारे पास जो कंपार्टमेंट होते हैं तो उस केस में हम पार्टिकल को किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं वो हम इस आर्टिकल में यहाँ पे देखेंगे। बोलता है सपोज करो कि हमने N पार्टिकल को K कंपार्टमेंट के अंदर डाला, मतलब यहाँ पे जो आपको स्केयर दिख रहा है ये हमारे पास इस स्केयर में हमारे पास जो N पार्टिकल हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और इस स्केयर के अलग अलग पार्ट हैं। हम बोलते हैं कि ये पहला कंपार्टमेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट में, और पहले कंपार्टमेंट में हमने N1 पार्टिकल डाले, दूसरे कंपार्टमेंट में N2 पार्टिकल डाले, तीसरे में हमने N3 डाले, चौथे में N4 डाले एंड सो ऑन। केथ कंपार्टमेंट में हमने जो है N के पार्टिकल डाले। तो जो टोटल N पार्टिकल थे वो हमने इस स्केयर के अंदर, मतलब कि इस स्केयर के अंदर K कंपार्टमेंट हैं कि, और वो K कंपार्टमेंट सारे ही अनइक्वल साइज़ के हैं, तो उन सभी पार्टिकल को हमने यहाँ पे डाला। तो हम बोलेंगे N1 पार्टिकल है K1 कंपार्टमेंट में, सॉरी फर्स्ट कंपार्टमेंट में, N2 पार्टिकल हैं सेकंड कंपार्टमेंट में, N3 पार्टिकल हैं थर्ड कंपार्टमेंट में, N4 पार्टिकल हैं फोर्थ कंपार्टमेंट में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम जो है किसी मैक्रो स्टेट की बात करें तो मैक्रो स्टेट हमारे पास क्या होती थी कि पहले में हमारे पास जैसे 2 पार्टिकल, दूसरे में 0 पार्टिकल। तो यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं कि पहले में N1 पार्टिकल, दूसरे कंपार्टमेंट में N2 पार्टिकल, तीसरे में N3 और केथ कंपार्टमेंट में Nk पार्टिकल। तो इसको भी हम एक मैक्रो स्टेट बोल सकते हैं कि पहले में N1, दूसरे में N2, तीसरे में N3। जैसा हमने 2 कंपार्टमेंट में केस में बोला था कि पहले में 1 पार्टिकल, दूसरे में 2 पार्टिकल, पहले में 2 पार्टिकल, दूसरे में 3 पार्टिकल, तो वो हमारे मैक्रो स्टेट होती थी। तो यहाँ भी हम मैक्रो स्टेट उसी तरह बना रहे हैं कि पहले N1, दूसरे में N2, तीसरे में N3 और केथ में Nk। तो इसका मतलब क्या हुआ कि N1 पार्टिकल जो हैं वो पहले कंपार्टमेंट में हैं, N2 पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में हैं, N3 पार्टिकल तीसरे में हैं, Nk पार्टिकल केथ कंपार्टमेंट में है। तो बोलता है इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने यहाँ पे N लिए हुए हैं, मतलब हमने N पार्टिकल को इस स्केयर के अंदर डाला हुआ है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे N क्या होगा, पहले कंपार्टमेंट के पार्टिकल प्लस दूसरे कंपार्टमेंट के पार्टिकल प्लस तीसरे के और प्लस केथ के। क्योंकि यहाँ पे हम बोलेंगे अगर स्केयर के अंदर कितने पार्टिकल होंगे सारे, तो आप क्या करेंगे पहले कंपार्टमेंट के पार्टिकल को ऐड करेंगे, दूसरे को ऐड करेंगे, तीसरे को ऐड करेंगे, तो एक के कितने बनेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 N6 एंड सो ऑन Nk तक। तो सारे पार्टिकल हम ऐड करेंगे जो स्केयर के अंदर हैं और इस स्केयर के अंदर हम जो है के N पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हमारे पास जो K है। तो इसलिए ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि N जो होंगे वो सभी कंपार्टमेंट के पार्टिकल को ऐड करने पे हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन हमने लिखा हो कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट हमारे पास होती है W N1 N2 N3 Nk। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मैक्रो स्टेट, और उसको हम सिंबल W से लिखते हैं। तो अगर मैक्रो स्टेट हमारे पास ये है N1 N2 N3 से लेकर के Nk तक, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी W ऑफ N1 N2 Nk, मतलब इट इज़ द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट N1 N2 N3 एंड Nk। बोलता है इसलिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो हम इस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे, तो
बोलता है कि ये हम इस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है, distinct arrangement of a system of n particles can be written as npn equal to n factorial। तो बोलता है कि हमारे पास n पार्टिकल हैं, तो उन n पार्टिकल के अरेंजमेंट हमारे पास कितने बनते हैं, वो हमने देखा हो कि वो n फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनते हैं। n पार्टिकल को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम उनको n फैक्टोरियल वेज में उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। तो बोलता है कि ये चीज़ हम n1 पार्टिकल के लिए अगर हम करें तो हम क्या बोलेंगे कि जो n1 पार्टिकल जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में हैं उनको हम फर्स्ट कंपार्टमेंट में ही n1 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मीनिंगलेस बोलेंगे। मीनिंगलेस क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो पहला कंपार्टमेंट में है उसमें हमारी कोई ऐसी पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनकी आइडेंटिफिकेशन एक ही है कि वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में आप चाहें उनको जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं, तो फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम n1 पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट में अरेंज कर रहे हैं, तो हम उनको n1 फैक्टोरियल में अरेंज कर रहे हैं। और n1 फैक्टोरियल का मतलब है कि वो हमारे पास हम उस कंपार्टमेंट के अंदर ही उनको अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उसको अरेंज करने का हमारा कोई ख़ास मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है लोकेशन की, वो एक सेम कंपार्टमेंट है, तो उसको हम वहाँ पे मीनिंगलेस बोलेंगे। मतलब n1 पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट में ही अरेंज करने को हम मीनिंगलेस बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम सेकंड कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो उनको हम n2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं और वो भी हमारे पास मीनिंगलेस होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंपार्टमेंट दोनों ले लेंगे तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास होंगे या मीनिंगलेस परमुटेशन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट होगी। मतलब n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल। तो इसलिए नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट और मीनिंगलेस परमुटेशन इन बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड कंपार्टमेंट विल बी n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल। लेकिन बोलता है अगर हम सारे ही कंपार्टमेंट अगर कंसीडर कर लें तो हम क्या बोलेंगे कि पहले कंपार्टमेंट में हम n1 पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं n1 फैक्टोरियल वेज में, दूसरे पार्टिकल को n2 फैक्टोरियल वेज में, तीसरे को n3 फैक्टोरियल वेज में, अलग अलग कंपार्टमेंट में। तो हम क्या बोलेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास बनेंगे वो सभी का प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ दो कंपार्टमेंट के केस में बोला कि जो नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास होंगे पहले कंपार्टमेंट में आप अरेंज करेंगे तो n1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में अरेंज करेंगे तो n2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सेम कंपार्टमेंट में अरेंज करने को हम मीनिंगलेस बोल देते हैं। तो n2 भी मीनिंगलेस है, n1 भी मीनिंगलेस है। तो n1 को हम फर्स्ट कंपार्टमेंट में अरेंज कर रहे हैं, n2 को हम सेकंड में अरेंज कर रहे हैं। तो इसलिए टोटल मीनिंगलेस कितना होगा? दोनों की मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम सारे ही कंपार्टमेंट ले लें, n1 फर्स्ट में, n2 सेकंड में, n3 थर्ड में और n एथ में, तो इसलिए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास होंगे NML का मतलब है नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स या परमुटेशंस। तो हमारे पास कितने होंगे? सभी का प्रोडक्ट K तक। और इसको हम फर्दर जो है इस तरह से भी लिखते हैं NML इक्वल टू, ये जो हमारे पास सिंबल होता है ये प्रोडक्ट सिंबल पाई वाला हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के लिए। जैसे समीशन हम सम के लिए यूज़ करते हैं सिग्मा, तो पाई हमें जो प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 to k ni फैक्टोरियल, मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रहेगी, और अगर यहाँ पे 1 2 3 4 बनेगा तो n1 n2 n3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई सिंबल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के k तक। तो इसलिए इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट बोलता है वेयर पाई सिंबल स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ n1 n2 n3 एंड nk। तो जैसे समीशन यहाँ पे प्लस साइन होता तो हम सिग्मा का यूज़ करते, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन वाले साइन के लिए हम यहाँ पे
पाई सिंबल यूज़ करते हैं जो कि प्रोडक्ट सिंबल हमारे पास होता है। तो इसलिए मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास जो इतने बने। अब इससे आगे हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ दी अरेंजमेंट जो होते हैं वो होते हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट, जो हमने पहले आर्टिकल में किया था। ये वाला फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब हम कितने पार्टिकल को अरेंज करें, एन पार्टिकल को। तो एन पार्टिकल को आप कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल बेस में। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी एन फैक्टोरियल और मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स मल्टीप्लाई बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट। और मीनिंगलेस अरेंजमेंट अभी हमने निकाले, आई इक्वल टू 1 to k पाई एन आई फैक्टोरियल। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से मीनिंगफुल अरेंजमेंट हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स होते हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1 n2 n3 nk हमारे पास होते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स आर इक्वल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1 n2 n3 nk। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट। लेकिन मीनिंगफुल अरेंजमेंट जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बराबर होते हैं। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू w n1 n2 n3 और आगे हमारे पास ये सिंबल है। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स को थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस किया, क्योंकि मीनिंगफुल अरेंजमेंट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट के बराबर होते हैं। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1 n2 n3 nk हमारे पास कितनी आई, ये n फैक्टोरियल यहाँ पे रहेगा और ये बटे में चला जाएगा, तो हम w यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1 n2 हमारे पास कितनी आएगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 to पाई आई इक्वल टू 1 to k n i फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1 n2 n3 nk यहाँ पे निकालते हैं।